टीथ पढ़ने थे, दांतों के बारे में पढ़ना था, दांत हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टंग, जीभ के बारे में पढ़ना था, टंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बताओ कि हमें तीसरा क्या पढ़ना है। बीपीएससी में आता है बेटा क्वेश्चन, मैं बताऊंगी बीपीएससी में मौसमी आपको बताऊंगी आगे बेटा। अब तीसरा हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, तो हमारे माउथ में होती हैं कुछ ग्लैंड्स, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं लारिये ग्रंथि। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, क्या बताओगे, सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में होती हैं, मुख में होती हैं। अब माउथ की जगह क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है, शाबाश, सबका सही आंसर आ रहा है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। बस तुम जैसे बच्चों के लिए हम हैं, बाकी तो क्या है, सब मोम आया है, बाकी तो बबलू जी जैसे बच्चे भी है इस दुनिया में, है ना। मैम ये पैपिला जानवरों में होती है क्या, यस बिल्कुल होती हैं। कभी आप देखना कुत्ते की जीभ को ऐसे उल्टे की तरफ से ऐसे करना, आप करना नहीं, कुत्ते वगैरह में बहुत सारे वायरस होते हैं, ऐसे करना, आपको फील होंगी ये स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट अगर पूछ ले लारिये ग्रंथि कहाँ होती है, माउथ में, मुख में। अब बेटा एक और भी मिल सकता है, बक्कल कैविटी। अब बताओ बक्कल कैविटी क्या होता है, जिससे आप बक बक करते हो, आ करो, आ करोगे तो ये जो कैविटी बन रहा है इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी, या इसे ऑरल कैविटी भी बोलते हैं, है ना, या माउथ कैविटी, मुख गुहा भी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होती है। अब बात ये आती है मैम कितनी होती है, बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की होती हैं, और तीन टाइप की होती है, पहले ये सुनो फिर बताएंगे आगे। सलाइवरी ग्लैंड्स there are 3 types of salivary gland in human mouth। हमारे मुख में 3 प्रकार की लारिये ग्रंथि होती है। पहले तो इनके नाम सुनो बेटा, नाम लिखो, नाम, यहां से क्वेश्चन आएगा, ये किसी बच्चे को स्किप नहीं करना है, ये पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। पहली होती है, उन्हें बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। 1 नंबर पे जो आती हैं उन्हें बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, और हिंदी में सेम नाम है पैरोटिड लारिये ग्रंथि। पैरोटिड लारिये ग्रंथि, 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स लिखिएगा, पैरोटिड लारिये ग्रंथि। दूसरी लिखेंगे सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल आगे लगा देना सलाइवरी ग्लैंड्स, हिंदी में सेम नाम होगा सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स लारिये ग्रंथि। और 3 नंबर पे आती हैं उन्हें बोलते हैं सबमैंडिब्यूलर। 3 नंबर पे आती हैं उन्हें बोलते हैं सबमैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड्स, हिंदी में बोलते हैं मैंडिब्यूलर लारिये ग्रंथि। ये 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, कहां पर, हमारे माउथ में। अब माउथ में भी आपको इनकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, माउथ में भी आपको इनकी लोकेशन मालूम होना चाहिए। ये दिखाते हैं आपको, ऐसे खड़ी हूं मैं, ऐसे, ठीक है, इधर मुंह करके, ये देखो, जो दोनों कान के पास होती है, यहां जो दोनों कान के पास है, एक यहां एक यहां, ये रही, इसे पैरोटिड बोलते हैं। ये रहा पैरोटिड, एक जोड़ी, एक इस कान के पास, एक इस कान के पास। समझ में आ गई मेरी बात। तो पैरोटिड के नीचे क्या लिख दोगे, इसकी लोकेशन माउथ में भी कहां होती है, नियर बाय ईयर, क्योंकि बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कान के आसपास वाली जगह पर कौन सी ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। थोड़ा सा नहीं बेटा, बबलू कुमार को ब्लॉक नहीं करेंगे, पढ़ाई पे हर एक बच्चे का हक होता है। पहले सोचा था मैं उसे ब्लॉक करवा दूं, लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं, कभी ना कभी अकल आ जाएगी तो पढ़ लेगा, ब्लॉक नहीं करवाएंगे, हर बच्चे का हक होता है पढ़ाई पे ना। चलो, तो ये कान के आसपास होती हैं। सबलिंगुअल कहाँ होती है, जीभ को फोल्ड करो, जीभ के इस हिस्से में, यहां पे, तो इसके नीचे लिखोगे बिलो टंग, ये जीभ के नीचे होती है बेटा, आपकी जीभ के नीचे। और सबमैंडिब्यूलर, याद करो मैंने कहा था नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल जबड़ा बोलते हैं, बताया था ना मैंने, मैंडिबुलर जबड़ा बोलते हैं, और मैंडिबल हड्डी होती है। तो इस निचले जबड़े में यहां, तो इसके नीचे लिखो बिलो लोअर जो, बिलो लोअर जो, निचले जबड़े के नीचे, निचले जबड़े के नीचे,
निचले जबड़े के नीचे, इसीलिए तो इनका नाम पड़ा क्या, सबमैंडिब्यूलर। अब मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाली कान के पास है कौन सी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, जीभ के नीचे है सबलिंगुअल, और ये वाली जबड़े के नीचे है सबमैंडिब्यूलर। सबमैंडिब्यूलर, सबमैंडिबुलर। तो ये 3 टाइप की होती हैं और 2-2 होती हैं, याद रखना, 2 ही ये होंगी, 2 ही ये होंगी, 2 ही ये होंगी। ये पेयर्स में होती हैं, ये जोड़ियों में होती हैं। ये तीनों ही मिलकर क्या बना रही हैं, सलाइवा बना रही हैं, ये लार बना रही हैं। तीनों ही मिलकर दिन रात आपके बॉडी में जो लार बन रहा है, समझ में आ गई मेरी बात। अब बात क्या आती है, इनमें से बड़ी छोटी कौन सी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। आप ध्यान से सुन लेना बेटा, मैं अलग कलर के पेन से लिख रही हूं, ये सबसे बड़ी होती है। इसके नीचे लिखो, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे माउथ में सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि क्या करके आओगे, सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि करके आओगे पैरोटिड। फिर पूछेगा सबसे छोटी कौन सी है, बच्चों ये सबसे छोटी है। जो जीभ के नीचे होती है वो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, वो सबसे छोटी होती हैं। समझ में आ गई मेरी बात, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, दोनों एग्जाम में आ जाएंगे तो आंसर करके आ जाओगे, है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या ये जो है ना जबड़े के नीचे, ये सबसे ज्यादा लार बनाती है। ये क्या करती हैं, सबसे ज्यादा लार बनाने वाली होती हैं, सबसे ज्यादा सलाइवा यही बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि जितना लार है आपके माउथ में, उसमें से अप्रोक्स 70 से 75% जो लार है वो ये इकलौती बना देती है। 70 से 75% ये अकेली बना देती हैं, और बाकी का जो बचा 25 से 30% वो ये दोनों मिलके बना लेती हैं। तो अब मैम क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी बता देती हूं मैं। क्वेश्चन एग्जाम में, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, माउथ में। कितने टाइप की, 3। कौन कौन सी, कान के पास है पैरोटिड, जीभ के नीचे हैं सबलिंगुअल, जबड़े के नीचे हैं सबमैंडिबुलर। फिर पूछेगा बड़ी कौन सी, कान के पास वाली, छोटी कौन सी, जीभ के पास वाली, सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ये वाली, कौन सी, जबड़े के नीचे वाली। कितना, अप्रोक्स 70 से 75% लार बना देती है। तीनों का काम ही है लार बनाना, लेकिन ज्यादा कौन सी बनाएगी, ये बनाएगी, है ना। अब बात आती है कि मैम ये लार क्या होता है, क्यों बनाती है ये लार। आपने कभी सोचा है, एक दिन में अप्रोक्स अगर मैं मानू ना तो 1.5 से 2 लीटर लार बन जाता है आपके बॉडी में, आपके माउथ में, आपके मुंह में एक दिन में 1.5 से 2 लीटर लार बन जाता है। क्यों बनाते हो लार, क्या जरूरत है लार की, तो समझ में आएगा। सलाइवा में क्या 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 होता है, लार में क्या क्या है वो सुनिए, इसे फालतू में वेस्ट ना करें, लार बहुत जरूरी है, लार बहुत जरूरी है। देखिएगा क्या क्या सलाइवा में क्या क्या होता है। एक तो सलाइवा में बेटा होता है पानी। आप जो पानी बना पीते हैं, उस पानी का एक काम तो पढ़ लिया होगा कि ये क्या करता है, लार बनाता है। अप्रोक्स 90 से 95% में तो पानी पानी है आपके लार में, क्या है, पानी। साथ में होता है इसमें म्यूकस। अब म्यूकस का मतलब क्या होता है बेटा, म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। आपने देखा होगा हमारी लार में चिपचिपाहट होती है ना, आपकी लार में चिपचिपाहट है। वो चिपचिपाहट किसकी वजह से होती है, इस म्यूकस की वजह से। नाक से निकलने वाले पानी में चिपचिपाहट होती है, तो उसमें भी क्या क्यों होती है, तो आप क्या बताएंगे बेटा, उसमें भी म्यूकस होता है। तो लार के अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो म्यूकस श्लेष्मा की वजह से होती है। तो लार के अंदर पानी हो गया, उसके बाद बेटा लार के अंदर म्यूकस हो गया, और साथ में होते हैं लार में कुछ मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व, जैसे क्या क्या है, पोटेशियम हो गया, जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी होता है, थोड़ा बहुत सोडियम भी होता है। ये सब मिनरल्स होते हैं आपकी लार में, और इसके साथ Zn जिंक भी होता है।
याद कर लेना, आंख से निकलने वाले आंसुओं में, शरीर से निकलने वाले पसीने में, मुंह से निकलने वाले लार में जिंक होता है। और अक्सर जिंक से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अक्सर जिंक से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी लार में कौन सा मिनरल होता है, जिंक होता है। जिंक लार में भी है, पसीने में भी है, आंसुओं में भी है, इन सब में जिंक होता है। ये हो गए लार में। उसके अलावा लार में क्या होता है, ये बेटा मेन है, इसी के लिए हम लार पढ़ रहे हैं, है ना, इसी के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। लार में होते हैं एंजाइम, लार में होते हैं एंजाइम्स, लगाना दो होते हैं। और लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। लार में पहला जो एंजाइम है वो होते हैं लाइसोजाइम, लाइसोजाइम्स। अब याद करो, मैंने आपको साइटोलॉजी करवाया था, लाइसोजाइम, हिंदी में लाइसोजाइम लिखा जाता है, तो वहां करवाया था लाइसोसोम। कंफ्यूज मत हो जाना, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला था, आत्मघाती थैली बोला था, याद है ना। वो बेटा एक कोशिकांग है, वो एक सेल ऑर्गेनली है, जबकि लाइसोजाइम एक एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, टू किल जर्म्स। ये जर्म्स को मारेंगे या अपने कोई खाने में बैक्टीरिया वगैरह मार दिया, बैक्टीरिया वगैरह आ गया, उसे मारने का काम करेंगे। कोई आपने खाने में कीटाणु खा लिया, हाथ धोकर खाना नहीं खाते हैं कुछ लोग, ऐसे ही खा लिया, भाग कर आए कहीं से, हाथों में कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं। कुछ लोग सड़ा हुआ खाना खा जाते हैं, है ना, तो कीटाणु और उन जीवाणु को मारने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, पूरे नहीं मार पाते हैं। अगर पूरे मार पाते तो फिर तो कभी बीमारी ही नहीं होती में बैक्टीरिया की। एक तो वायरस को बिल्कुल नहीं मार सकते, ये याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन इसलिए बता रही हूं मैं कि क्या हमारे सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम होते हैं, क्या वो वायरस को मार सकते हैं। अगर ऐसा होता तो किसी को भी कोरोना वायरस होता ही नहीं, तो वायरस को नहीं मार सकते। बैक्टीरिया को भी, सारी बैक्टीरिया को नहीं, कुछ सर्टन बैक्टीरिया होती हैं, थोड़ी बहुत कुछ बैक्टीरिया उनको मार सकता है। अगर सारी को मार रहा होता, सोचो टीबी बैक्टीरिया से होती है, टीबी कभी होती ही नहीं। न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होती है, न्यूमोनिया कभी आपको होता ही नहीं। तो कुछ बैक्टीरिया, सर्टन बैक्टीरिया, सारी बैक्टीरिया नहीं है। तो इस लाइसोजाइम का तो काम क्या हो गया, टू किल जर्म्स या टू किल बैक्टीरियाज। अगर कोई छोटा मोटा कीटाणु जीवाणु आ गया आपके शरीर में, उसे मारने का काम करता है, लेकिन बड़े मारना इसके बस की बात नहीं है। अब दूसरा एंजाइम कौन सा होता है हमारी लार में, इसको ए नंबर दे देना। लार में दूसरा एंजाइम कौन सा होता है, ये मेन है बेटा, ये मेन है। लार में दूसरा एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज बोलो, या इसी को ये दूसरा तीसरा नहीं लिख रही हूं, इसी का दूसरा नाम टाइलिन अमाइलेज। टाइलिन अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज एक ही बात है। अब आप बोलोगे मैम स्पेलिंग में तो पी से लिखा है, बेटा स्पेलिंग में पी से लिखा जाता है, जब प्रोनाउंस करते हैं तो टाइलिन बोला जाता है इसे, टाइलिन अमाइलेज, या हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, लारिये अमाइलेज। ये मेन एंजाइम है बेटा, इसी के लिए बस आप पढ़ रहे हो इसे यहां पर लार, इसी के लिए आप लार पढ़ रहे हो यहां पर। इसका तो काम हो गया। ये क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज एक एंजाइम है, और एंजाइम मैंने कहा था ब्रेक डाउन करते हैं किसका, फूड का। कैसे करेंगे, तो सुनो, जो भी आपने खाना खाया था उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट खाई थी या नहीं खाई थी, यस मैम हमने खाई थी। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, जैसे रोटी खाई तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, चावल खाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कोई मिठाई खाई, कोई जूस पिया, कोई फल खाया, इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिलती है। और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बढ़ाया था कि मेनली हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो किसकी फॉर्म में खाते हैं, याद है आपको, मेनली हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं स्टार्च की फॉर्म में। और स्टार्च एक बहुत बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है, इसे तोड़ोगे तो एनर्जी मिलेगी। तो ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसमें, माल्टोज में बदल देता है बेटा।
सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम डाइजेशन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, शर्कराओं का। जो इजी सर, आपने मान लो थोड़ा बहुत ग्लूकोज पिया, तो भैया ग्लूकोज तो पहले से ही डाइजेस्टेड है, ग्लूकोज का क्या डाइजेशन होगा? डाइजेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का होता है, जैसे स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो अगर कोई छोटी मोटी कार्बोहाइड्रेट है उसको तो सीधा पचा देगा, ये सीधा तोड़ देगा इसको, लेकिन बड़ी मछली जैसे स्टार्च उसको माल्टोज में बदलेगा। लेकिन याद रखना ये पूरा नहीं हो सकता है डाइजेशन, यहां कंप्लीट डाइजेशन नहीं करवा पाता है, ये आधी स्टार्च को ही माल्टोज में बदलता है, पूरी नहीं बदल पाई है। और अभी तो ये माल्टोज आगे टूटेगा ग्लूकोज में, तब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो याद रखना, भले ही सलाइवरी अमाइलेज ने हमारी माउथ में शर्कराओं का पाचन किया लेकिन कंप्लीट नहीं किया। ये क्या है? ये है बेटा इनकम्प्लीट डाइजेशन। तो याद रखना, मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि एग्जाम में आते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट होता है, आप बताओगे नहीं, अपूर्ण पाचन होता है या आंशिक तौर पर। आंशिक तौर का मतलब है थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। अब ज्यादा कहां होगा तो वो आगे पढ़ाएंगे आपको। अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि हमारी माउथ में सलाइवा है जिन्हें बनाने वाली ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो क्या करता है? बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारता है। एक दूसरा एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज, वो क्या करता है? शर्कराओं का डाइजेशन करता है। लेकिन मेनली हम जो शर्करा खाते हैं वो स्टार्च खाते हैं, तो ये एंजाइम, स्टार्च एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, तो ये एंजाइम इसे तोड़ता है तोड़ता है तोड़ता है तोड़ता है तोड़ता है तोड़ता है और छोटे मॉलिक्यूल में बदल देता है। और जब स्टार्च टूटता है तो उससे हमें क्या मिलता है? माल्टोज मिलता है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट डाइजेशन है। लेकिन हाँ, शुरुआत हो चुकी है डाइजेशन की। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, एग्जाम के क्वेश्चन क्या क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माउथ में किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है? आंसर करके आओगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली, मुख्य तौर पर कौन सी खाते हो? स्टार्च। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माउथ में कौन सा एंजाइम डाइजेशन को स्टार्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज। क्या पूरा होता है? नहीं होता है। हमने 3 टाइप का खाना खाया था, याद करो हमने कौन कौन सा खाया था, कमेंट बॉक्स में बताना जरा जल्दी से। हमने खाया था मैम, एक तो खाया था कार्बोहाइड्रेट, आपने बताया था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेनली हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। दूसरा हमने खाया था प्रोटीन, और तीसरा हमने क्या खाया था? फैट, वसा खाया था। अब ये बताओ कि माउथ में किसका डाइजेशन हुआ? माउथ में किसका हुआ? शर्करा का। लेकिन क्या शर्करा का पूरा हुआ? नहीं मैम, आधा अधूरा हुआ है। क्या माउथ में प्रोटीन का हुआ? नहीं। क्या माउथ में फैट का हुआ? नहीं। इसका मतलब मैम हमारे माउथ में एक मिक्सचर बन गया है, कुछ डाइजेस्टेड है और बहुत सारा अनडाइजेस्टेड है। सही तो बात कर रही हूं? डाइजेस्टेड की मतलब क्या है? कुछ शर्कराएं। नहीं बेटा, यहां प्रोटीन का और फैट का बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब मैम हमारे माउथ में एक मिक्सचर बन गया, फूड का एक मिश्रण बन गया, और इस मिश्रण में क्या है? कुछ तो डाइजेस्टेड है। क्या? कुछ डाइजेस्टेड है, कुछ पचित भोजन है। अब डाइजेस्टेड में क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम किसके फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च। लेकिन स्टार्च का कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका डाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। और अनडाइजेस्टेड की बात करूंगी तो क्या क्या हो गया? प्रोटीन, फैट। तो मैम एक मिक्सचर बन गया, कुछ पचित भोजन है, कुछ अपचित भोजन है, कुछ डाइजेस्टेड है और बहुत सारा अनडाइजेस्टेड है। और इसी मिक्सचर को क्या कहा जाता है? हमारे माउथ से जब आपका खाना गले में, इस भोजन नली में जाता है तो उसे बोलस फूड कहा जाता है, उसे बोलस फूड कहा जाता है। तो एग्जाम का एक क्वेश्चन और बन गया कि बोलस फूड कहाँ के फूड को कहा जाता है? माउथ के फूड को बोलस फूड कहा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? माउथ के फूड को बोलस फूड कहा जाता है। और बोलस का मतलब क्या है?
कुछ डाइजेस्टेड और बहुत सारा अनडाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड में थोड़ी बहुत स्टार्च है, बाकी अनडाइजेस्टेड में प्रोटीन, फैट है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि मैम ये प्रोटीन कहाँ पचेगा? बेटा अभी तो खाना फूड पाइप में जाएगा, फिर पेट में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, तो आगे आगे पचता जाएगा। तो बोलस फूड कहाँ का फूड हो गया? माउथ का। अब सुनो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं ये सलाइवा है, कितना जरूरी हो गया सलाइवा? किसको पचा रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। अगर सलाइवा नहीं होता तो क्या डाइजेशन स्टार्ट होता? नहीं होता। किसका? स्टार्च का। एक क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुन लेना एक बार जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी आपको इंस्टेंट एनर्जी लेनी है, इंस्टेंट एनर्जी का मतलब है तुरंत ऊर्जा लेनी है। ओ भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा बीपी लो हो रहा है, आप क्या लेकर आते हो? भाग के ग्लूकोज लेकर आते हो एक ग्लास में, या आप क्या लेकर आते हो? एक सेव लेकर आते हो, खा लो मैम। या आप क्या करते हो? एक मिठाई लेकर आते हो, चीनी घोल के लाते हो, पानी के अंदर पी लो। ये इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए याद रखना, जब आपको इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है तो आप कौन से न्यूट्रिएंट को लेते हो? कार्बोहाइड्रेट को लेते हो, शर्कराओं को लेते हो। क्यों लेते हो शर्कराओं को? क्योंकि सबसे पहले डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का। जो जितनी जल्दी पचेगा उससे उतनी जल्दी एनर्जी मिलेगी। और कार्बोहाइड्रेट में अगर मैं बात करूं ना, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है जिससे बहुत जल्दी एनर्जी मिलेगी? तो सबसे आसान, सिंपलेस्ट, सबसे सरल, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसे जल्दी एनर्जी मिल जाए, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनसे बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है बेटा। ये फ्रूट्स में होती है, ग्लूकोज आप जूस पीते हो उन सब में होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स का मतलब होता है स्पोर्ट्स पर्सन, जो खिलाड़ी लोग होते हैं, उनको जब इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है तो वो किस न्यूट्रिएंट को लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मेनली कौन सा? ग्लूकोज। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब आप रोटी को मुंह में खाते हो और थोड़ी देर के बाद चबाते हो तो रोटी मीठी लगने लग जाती है। रोटी मीठी लगने लग जाती है, कभी करके देखना। अब ये नहीं है रोटी खाई उसे गटक ली, अरे भाई उसको दांतों से उसको पहले चबाओ, छोटा तोड़ो, उसे पीसो, उसके बाद लार के साथ मिक्सिंग होने दो। मतलब आप आज एक्सपेरिमेंट करना घर में कि आप रोटी को लेना और उसे कम से कम मुंह में ऐसे तोड़ तोड़ के घुमाते रहना, कुछ देर के बाद आपको उसमें मीठापन एहसास होगा। रोटी, ब्रेड, ये सब मीठी लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद रोटी के अंदर जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में बदल जाता है, और माल्टोज में बदलेगा तो मीठा लगेगा आपको। जैसे ही वो माल्टोज में गया ना तो आपको क्या लगने लग जाएगी? रोटी हल्की सी मीठी लगने लग जाएंगे। इसलिए मीठी लगती हैं, कभी करके देखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमें माउथ में रोटी मीठी क्यों लगने लग जाती है? क्या बताओगे? कि सलाइवा ने उस रोटी का डाइजेशन कर दिया है, स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया है, इसलिए। ठीक है, एक कह रहे सब्जी के साथ खाना है क्या? कैसे भी खा लेना चाहे। आगे बात समझ में। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है? जो लार बन रहा है ना, अगर इस लार का आप पीएच चेक करेंगे तो इस पीएच का मान कितना आएगा? तो बेटा इसका मान आता है 6.8। और 6.8 का मतलब क्या है? स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा अम्लीय, हल्का सा अम्लीय, क्योंकि 7 पर तो न्यूट्रल हो जाती है ना कोई भी चीज। तो सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.8 होता है। और लार बहुत कीमती चीज है, इसे याद रखिएगा। लार को बिना बात के ना ही टपकाएं तो अच्छा है। हम बंगाली हैं, हम राइस खाते हैं, कोई बात नहीं, राइस मीठा नहीं लगेगा। राइस में प्रोटीन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन बेटा पेट में होता है, पेट में जाकर मीठा लगेगा। अब पेट में कोई टेस्टिंग बर्ड थोड़ी है जो आपको एहसास करवाएंगी, है ना। अब देखो मैंने क्या पढ़ा है, सुना मेरी बात जरा ध्यान से। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की? 3, पैरोटिड, लिंगुअल, सबलिंगुअल।
सबसे ज्यादा कौन बनाती है? सब मैंडिबुलर, ये बनाती है। लार में क्या होता है बेटा? लार में कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें से जिंक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लार में और क्या होते हैं? 2 टाइप के एंजाइम होते हैं। लार में चिपचिपाहट होती है क्योंकि लार में म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, लार में पानी होता है। और जब बात करते हो लार में कौन कौन से एंजाइम? लाइसोजाइम, टाइलिन अमाइलेज। लाइसोजाइम तो भाई बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लेकिन वायरस को नहीं मारता है। उसके बाद मैम राइस भी मीठी लगती है? नहीं, चावल मीठा नहीं लगता है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा हाँ, ज्यादा चबाने लग जाते तो हो ही जाता है, लिग जाता है। हाँ, अगर राइस को आप ज्यादा देर तक चबाओगे तो राइस भी मीठा लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राइस में कार्बोहाइड्रेट होती है ना, तो राइस को अगर बहुत देर तक चबाओगे तो वो भी मीठा लगने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली आप राइस को कितनी देर, आप हल्का सा रखते हो, 1-2 बार ऐसे करते हो और खा लेते हो। तो सलाइवा बहुत जरूरी है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, वो डाइजेशन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और हमारे माउथ में कुछ डाइजेस्टेड कुछ अनडाइजेस्टेड फूड आ गया और उसका मिक्सचर बन गया। हाँ, होता है थोड़ा बहुत तो मीठा लगता है राइस भी, लेकिन राइस से ज्यादा रोटी मीठी लगेगी, रोटी में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब क्या होगा, तो ऐसे मान लो आपका ये माउथ था, ये आपका माउथ था। अब क्या किया आपने? इस माउथ में खाना खाया, दांतों ने क्या किया? उस फूड की कटिंग कर दी, बाइटिंग कर दी, ग्राइंडिंग कर दी। फिर यहाँ पर लार था, इस लार से मिक्सिंग हो गई, और मिक्सिंग होने के बाद हल्का फुल्का कार्बोहाइड्रेट तो क्या हो गया बेटा? डाइजेस्टेड हो गया, लेकिन बाकी का तो नहीं हुआ ना। उसके बाद क्या होगा? ये सारा खाना ऐसे गले में नीचे की तरफ जाएगा। किसमें जाएगा? गले में नीचे की तरफ। ऐसे खाना आ रहा है आपका, ऐसे। और गले में क्या होता है? पाइप। गले में पाइप है, जिस पाइप को क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप। इसे क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप। हिंदी में बोलते हैं भोजन नली। और फूड पाइप का ही दूसरा नाम होता है बच्चों ईसोफेगस। ईसोफेगस, फूड पाइप बोलो या ईसोफेगस बोलो, तो माउथ से जो भी खाना गया है, जिस पाइप में गया है, इस पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। भोजन नली, भोजन नली। ये ईसोफेगस क्या करती है बेटा? इस पूरे खाने को आपके पेट में पहुंचा देती है। ये आपका पेट, ये तोंद है आपकी निकली हुई, है ना? तो सारा के सारा खाना माउथ वाला कहाँ जाता है? आपके पेट में। इस पाइप का काम होता है कि जो भी खाना माउथ में था, इसे नहीं मतलब है कैसा खाना आ रहा है, इसे कोई मतलब नहीं है। इसका एक ही काम है कि हाँ, इसे आहार नलिका भी बोलते हैं हिंदी में। आहार इज ए संस्कृत टर्म। आहार नलिका, भोजन नलिका, जो नाम आप बोलो। माउथ से स्टमक तक ले जाना खाना, जो भी आपने मुंह में खाया उसे पेट तक पहुंचाने वाली जो नली होती है भोजन वाली, उसे बोलते हैं फूड पाइप, उसे बोलते हैं ईसोफेगस। सोनू कुमार, आपका कमेंट दिख रहा है, सबके कमेंट आते हैं यहाँ पर। जब इस ईसोफेगस की बात करते हैं तो ये होती है बेटा 25 सेंटीमीटर लंबी। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप है ये। कितना? 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप है। लेकिन अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। 6.5 होता है। क्या होता है नीरज कुमार 6.5? हाँ, सलाइवा का मिनिमम पीएच वैल्यू पूछ रहे हैं आप। 6.5, स्टैंडर्ड 6.8। लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर लंबा एक पाइप है, और ये माउथ से लेकर स्टमक तक खाना लेकर जाता है। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूं, इस इमेज में ये रहा बेटा पाइप। मैम माउथ से भोजन कहाँ जाता है? फूड पाइप में। ये रहा, ये इसका मुंह है, मुंह में आपने माउथ में सलाइवरी ग्लैंड सब पढ़ लिया। अब ये खाना कहाँ जाएगा? इस पाइप के अंदर। इस पाइप से कहाँ जा रहा है? ये देखो नीचे की तरफ आपका पेट है, इस पेट में आता है ऐसे खाना। ये रहा पेट, इसमें आता है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है। अब बात करते हैं इस फूड पाइप के बारे में, कुछ आपको बातें करनी है। क्या क्या, जरा ध्यान से सुनना। खाना कैसे आता है सबसे पहले तो यहाँ पर, फिर इसकी 3 लेयर होती हैं,
सारी बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगी। देखो यहाँ पर एक तो आपने सुना होगा, खाना खाते समय हंसना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो श्वास नली में खाना चला जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। कैसे चला जाता है ये बताऊंगी। फिर फूड पाइप से खाना नीचे की तरफ पेट में कैसे आता है वो बताऊंगी। फिर तीसरा, फूड पाइप जो है वो 3 लेयर का बना हुआ होता है, यहाँ से बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके तीनों लेयर के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी अब आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है। थोड़ा सा मैं रो भी ली तो मेरे सर में दर्द सा भी हो रहा है। अभी होता है ना रोने से सर में दर्द। मैं उस बैच में भी रो ली थी 5-7 मिनट बैठ के। आपकी क्लास स्टार्ट होने से भी रो ली थी और क्लास के बीच में भी रो ली थी। थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो हे भगवान। चलो अगली क्लास में, और मैं मंडे से, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपके बैच में मैं क्लासेस कम करवा दूंगी, लेकिन भाई साहब मैं अपनी क्लास रेगुलर रखूंगी, ठीक है? मैं अपनी क्लास रेगुलर रखूंगी मंडे से, है ना? मंडे से मैं अपनी क्लासेस रेगुलर रखूंगी 5 से 6 में। बाकी मैं देखती हूँ किस टीचर की क्या कम ज्यादा करवाऊं। मैं अपनी क्लास 5 से 6 में या 6 से 7 में, वो मैं देखती हूँ एक बार, क्योंकि बीच में गैप देना भी होगा मुझे आपको, है ना? बाकी डेली आपकी 5 से 6 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होगी मंडे से। मैं इस पे काम करूंगी, थोड़ा सा इसे बना दूंगी। और सैटरडे संडे आपको रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। शनिवार इतवार आपका कोई क्लास नहीं होगा, है ना? शनिवार इतवार इंग्लिश वोकैबुलरी का क्लास होगा, सिर्फ वोकैब की क्लास होगी रात में 8 बजे। इसके अलावा कोई क्लास नहीं होगा। रात में 8 से 9 में वोकैब की क्लास होगी। मैं रेगुलर लूंगी, बाकी देखते हैं किस किस का कैसे एडजस्ट करते हैं, है ना? चलो